हाँ, नहीं तो उसने पहले भेजा होगा, बाद में मैंने भेजा तो मैं ओवरराइट कर गया। हाँ, वो एकाएक क्या हुआ ना, श्वेता मैम आई नहीं। फिर अब सबको लगा सी आर 1.5 घंटे की क्लास के लिए सब आएगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दिन और अब तो और क्लासेस होंगी। कल से स्टार्ट है ना कॉर्पोरेट फंडिंग लिस्टिंग, तो कल तो बहुत सारी क्लासेस हैं। सबसे पहले कौन सी क्लास है? ऑडिट। कल ऑडिट है ना सुबह में। पहले ऑडिट, फिर सेक्रेटरी, फिर सी आर, फिर आर सी डी एन सी आर, फिर कॉर्पोरेट फंडिंग लिस्टिंग, फिर एम डी सी एस। तो सैटरडे और संडे तो बड़ा लंबा जाने वाला है। और ये मैम आज सुबह में आई नहीं, उस समझ करवा चौथ की वजह से सब थोड़ा सा शुरू करें। चलो, जो बच्चे D2H पे जुड़े हैं जल्दी से अटेंडेंस दीजिए। आज इस चैप्टर को हमें खत्म करना है, वो हमारा टारगेट है, वो हम खत्म कर ही लेंगे। ये तो थ्योरेटिकल चैप्टर है ना, ये वाला जो अभी कराऊंगा आज। तुम इतने दिन से क्यों नहीं आ रही थी? अच्छा, घर गई थी। हाँ, अभी बहुत बच्चा घर भी गया हुआ है, धीरे धीरे सब आएगा अभी। फिर दिवाली में घर जाएगा, फिर गायब हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। तुम्हारा तो बगल में ही घर है ना, आगरा के आसपास शायद। अच्छा अच्छा, अभी नोएडा गई थी। ओ, दिवाली में अपने घर जाओगी? हाँ, मुझे मालूम। तो अपना घर तुम्हारा कहाँ पे है? लखनऊ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक। अच्छा, यही है ना, छोटा सा चैप्टर है, इसको जल्दी से कर जाते हैं। मेरे बाद कौन सी क्लास है? टैक्स है ना, चलो। अच्छा, आज डायरेक्टर चैप्टर भी है, तो तुम लोग क्या करोगे? D2H पे ज्वाइन कर लेना। D2H में करना पड़ेगा क्योंकि उस समय तो सर का टैक्स चलता रहेगा। हैं? आज 3-4 घंटे की है, उसके बाद आने का मन हो तो आ जाना। आज इंट्रो है, लेकिन इंट्रो में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहीं ब्रेक के बाद पहुंचेगा। हाँ नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला जब आएगा तब तो टफ है ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्लास में एक बार बैठ जाओगे तो कम से कम, या D2H पे ज्वाइन कर लेना। D2H जुड़वा दिया है तुम लोग का मैंने। कल तो एक बच्ची देख रही थी उसमें, फेमा। फेमा तुम लोगों ने नहीं देखा? फेमा तो जुड़वा दिया था तुम लोग को मैंने, एक बच्ची देख भी रही थी फेमा। अरे गलती से मैंने टैक्स की क्लास चला दी इस पे। आरोही, फोन करो सबको, फोन करके देखो। अब यहाँ D2H स्टार्ट हो गया। चलिए, डायरेक्ट टू होम वाले बच्चे जल्दी अटेंडेंस दीजिए। D2H, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। D2H डायरेक्ट टू होम, जो बच्चे घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं जल्दी अटेंडेंस दीजिए। रजत राय प्रेजेंट सर। और जो भी बच्चे D2H पे हैं जल्दी से। तुम लोग कितने बजे आ गए थे आज? अच्छा अच्छा, तुम 8:45, तो ठीक है, मतलब टाइम पे आगे लगे सब। मुझे लगा कहीं ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ गया, है ना। सेजल जैन प्रेजेंट सर। इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे हम आज।
तुम लोग का भी टेस्ट लेना शुरू करूंगा मैं, क्योंकि CS प्रोफेशनल का बच्चा मुझे लग रहा है वो जून अटेम्प्ट सोच के बड़ा धीरे धीरे चल रहा है। बीच में टेस्ट वेस्ट ले लूंगा तो ज़्यादा अच्छा है। D2H वाले बच्चे, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम लोग, ये सब बोला कि आने दो सबको पहले। अंशिका, स्टार्ट करते हैं फिर, चलो। चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। ड्राफ्टिंग के अंदर अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग फर्स्ट, है ना। और इसके बाद अगला चैप्टर क्या आएगा, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग सेकेंड, है ना। तो ये दोनों एक तरीके से थ्योरेटिकल चैप्टर है जो ड्राफ्टिंग से जुड़ा हुआ डूज एंड डोंट्स पढ़ाएगा। हमारा तो सब्जेक्ट का नाम ही क्या एग्जैक्टली, ड्राफ्टिंग। तो ये दो चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मतलब ड्राफ्टिंग का ये दोनों चैप्टर क्या बनने वाला है, थ्योरेटिकल बेस। अगर आपका थ्योरेटिकल बेस अच्छा रहा तो आप ड्राफ्टिंग भी अच्छे से कर जाओगे। थ्योरेटिकल बेस अच्छा नहीं रहा तो ड्राफ्टिंग तो कर जाओगे पर इलीगल ड्राफ्टिंग करोगे, घटिया ड्राफ्टिंग करोगे, है कि नहीं। तो इसलिए दो चैप्टर बहुत जरूरी हैं। और आज का चैप्टर तो प्योर थ्योरेटिकल है। अगला जो चैप्टर है उसमें जरूर बताऊंगा कि ड्राफ्टिंग कितने पार्ट में होता है। मतलब अगला चैप्टर थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, पर ये चैप्टर तो पूरा क्या है, थ्योरेटिकल है। तो चलिए शुरू करें। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। D2H वाले बच्चे इस चैप्टर का नाम लिखेंगे। चलो जल्दी जल्दी बताओ तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नाम से लग रहा है पूरा थ्योरेटिकल है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्राफ्टिंग होता क्या है, हेडिंग बोलो जल्दी से। ड्राफ्टिंग मीनिंग, है ना। ये सब एग्जाम में खूब आता है कि ड्राफ्टिंग होता क्या है। चलो तुम्ही से पूछता हूं, तुम्हें क्या लगता है ड्राफ्टिंग क्या होता होगा, बताओ। फ्रेमिंग कुछ हद तक, और देख देख के तो पता चल जाएगा। चलिए जरा ध्यान से सुनो, हम ड्राफ्टिंग किस चीज का करने वाले हैं पहले ये बताइए। हम डॉक्यूमेंट्स का करने वाले हैं, है ना। अच्छा, डॉक्यूमेंट का मतलब हम किसी ट्रांजैक्शन की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं, ये ना। अब देखिए जैसे कोई ट्रांजैक्शन है ना, कोई एक्टिविटी है, उसी को तो हम डॉक्यूमेंट पे लिखेंगे, दैट बिकम्स द ड्राफ्टिंग। अब जैसे कोई एक्टिविटी है, ट्रांजैक्शन है, जैसे मैं बात कर लेता हूं लीज का, किसका, लीज। अब लीज के अंदर की अगर मैं बात करूं तो लीज के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है, बताओ आप। लीज क्या होता है, किराया, है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब हम किराए पर देते हैं तो दैट बिकम्स द लीज। तो इसमें एक किराएदार होगा, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेसर। एक लिस्सी होगा। अच्छा, लिस्सी का मतलब मकान मालिक, लेसर हो गया मकान मालिक और लिस्सी हो गया किराएदार। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी जिसको किराए पे दिया जा रहा होगा, मुफ्त में तो दिया नहीं जा रहा होगा, रेंट लिया जा रहा होगा। रेंट तो हर मंथ में लिया जाता है, शुरुआत में सिक्योरिटी के नाम पे भी लिया गया होगा। उसके बाद जो मकान मालिक है, हो सकता है वो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लगाया हो कि आप हमारे घर में सिर्फ आप ही रह पाएंगे और किसी को लाना मना है, या रात में 9 बजे के बाद घर में आना मना है, या मेरे बिल्डिंग में नॉनवेज खाना मना है, मेरे बिल्डिंग में अगर आपका कभी नल वल टूट गया तो रिपेयर आपको खुद कराना पड़ेगा, हम नहीं कराएंगे। बिजली बिल आप खुद भरेंगे। हाँ, साल में एक बार पेंटिंग वेंटिंग होगा, वो मैं करवा लूंगा। अब देखो इतनी सारी कहानी है। अब इतनी सारी कहानी जैसे तैसे लिख दिया मैंने, ये तो रफ पेज पर सारा का सारा इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर लिया। अब यही सारे इंफॉर्मेशन की, है ना,
बढ़िया से अगर प्लेसिंग करूंगा तो दैट बिकम्स द ड्राफ्टिंग, दैट बिकम्स द ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग एक तरीके से क्या है, किसी भी ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन का एक बढ़िया प्लेसिंग है। अच्छा, प्लेसिंग बढ़िया कब माना जाएगा, जब जो भी इस लीज डीड को, जब ड्राफ्टिंग करोगे तो उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या दोगे, लीज डीड। तो कोई भी अगर इस लीज डीड को पढ़े तो पढ़ते ही उसको समझ में आ जाए कि ट्रांजैक्शन क्या है, किनके बीच में है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर सामने वाला आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ के ट्रांजैक्शन को क्लियरली समझ ले रहा है तो इट मीन्स आपने अच्छी ड्राफ्टिंग की थी, आपकी प्लेसिंग अच्छी हुई थी। लेकिन अगर मालूम चला आपने ड्राफ्टिंग की फिर भी लोगों में कंफ्यूजन रह गया, तो कंफ्यूजन रहने का मतलब है कि आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताइए। अब देखो, देखा जाए तो ये जो चैप्टर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं इसका नोट्स भी तो मैंने ड्राफ्ट किया है, तो ये भी एक ड्राफ्टिंग है कि नहीं है, पहले बताइए आप। अब एक बात बताओ, जब मैं ड्राफ्टिंग करता हूं तो मैं ये सोच के करता हूं कि बच्चे को इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस चैप्टर से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन सही ढंग से समझ में आ जाएं। अब देखिए, इसमें प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ड्राफ्ट जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग फर्स्ट, ये चैप्टर का नाम है। तो देखो, सबसे पहले मैंने चैप्टर का नाम लिखा, क्योंकि हर बच्चा यही जानना चाहेगा चैप्टर क्या है पहले, तो सबसे पहले ये लिख दिया। उसके बाद मैं सीधा प्रिंसिपल नहीं पढ़ाने लगा, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग है तो पहले ड्राफ्टिंग का मीनिंग पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले प्लेसिंग किसकी की, मैंने ड्राफ्टिंग के डेफिनेशन की। फिर थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा के मैं कहां पहुंचूंगा, प्रिंसिपल्स पे पहुंचूंगा, डूज एंड डोंट्स पे पहुंचूंगा, और एक कुछ देर के बाद ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। तो बढ़िया से प्लेसिंग करना ही ड्राफ्टिंग है कि नहीं। अगर मैं एक बात बताऊं, मैं घटिया प्लेसिंग करता, सुनो, मैं मालूम चला चैप्टर का नाम ही नहीं लिखता और सब कुछ पढ़ा जाता, तो तुम्हें अजीब नहीं लगता कि कौन चैप्टर पढ़े यही पता नहीं चला। और सबसे अजीब बात है, शुरू ही करता डोंट से, बाद में पढ़ाता डूज, और लास्ट में बताता ड्राफ्टिंग क्या होता है। तो ये बात बताइए, अजीब बात होती कि नहीं होती, पहले बताइए आप, है कि नहीं। तो ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है, किसी भी ट्रांजैक्शन, किसी भी प्रोसेस, किसी भी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ जितना भी इंफॉर्मेशन है उसकी जब आप बढ़िया प्लेसिंग करते हैं, प्लेसिंग इतना अच्छा कि सामने वाला उसको पढ़ के सारे ट्रांजैक्शन को समझ पाए विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, विदाउट एनी कंफ्यूजन, तो दैट बिकम्स द ड्राफ्टिंग। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। तो देखो, ड्राफ्टिंग नाम का सब्जेक्ट तुम पढ़ने जा रहे हो, तो पहले ड्राफ्टिंग होता क्या है ये एक लाइन में तुम्हें याद हो जाना चाहिए, तुम कहीं भी बोल पाओ, है ना। तो जल्दी बताइए, ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है। देखो यहां लिखा हुआ है, ड्राफ्टिंग को अगर हम लीगल सेंस में देखें तो क्या लिखा है, इज द, पहला तो कलेक्शन होगा हमेशा। तुमने अभी देखा एक चीज, देखो इधर देखो, इधर देखो, तुमने एक चीज नहीं देखा, पहले मैंने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, अब कलेक्ट जो किया इलॉजिकल था। देखो, तुमने लेसर लिसी का नाम, वो तो खैर मैं ड्राफ्टिंग पढ़ाता हूं तो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते वक्त भी थोड़ा लॉजिकल कर लिया कि पहले लेसर लिसी का नाम पूछ लिया। बहुत बार लोग टर्म्स एंड कंडीशन पहले पूछ लेते हैं, बाद में पता चलता है कौन है लेसर कौन है लिसी। तो लोग जब इसको बोलेंगे कलेक्शन, इसको क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ ट्रांजैक्शन, और सेकेंड बिकम्स व्हाट, प्लेसिंग, एंड प्लेसिंग बिकम्स व्हाट, ड्राफ्टिंग। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो पहले आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और उस इंफॉर्मेशन की अच्छी क्या कर देनी है, प्लेसिंग। अब देखो इधर देखो आप, तो सबसे पहले टिक लगाना, ड्राफ्टिंग में पहला स्टेप क्या होता है, लिखो फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज द कलेक्शन एंड सेकेंड स्टेप इज द प्लेसिंग। बात समझ में आ रही है। अच्छा, प्लेसिंग कैसे करोगे, प्लेसिंग क्या चीज का, तो ऑल एस्पेक्ट ऑफ अ मैटर, मैटर का मतलब ट्रांजैक्शन, मैटर का मतलब ट्रांजैक्शन एक्टिविटी, लिखो मैटर के ऊपर लिखो ट्रांजैक्शन एक्टिविटी, लिखते रहना। मैटर के ऊपर क्या लिखोगे, ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी। अच्छा, एक बात बताइए, प्लेसिंग कैसे करोगे, जैसे जैसे प्लेसिंग या लॉजिकल मैनर में। अच्छा, सिंपल लूसिड स्टाइल में, सिंपल लूसिड स्टाइल का मतलब जो पढ़े सबको समझ में आ जाए। मतलब एक एरा गैरा रंथु गेरा भी अगर उसको इंग्लिश पढ़ना आता है तो वो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट को पढ़ के समझ जाए कि मैटर एग्जैक्टली क्या है, किन लोगों के बीच में है, इस मैटर से जुड़े हुए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ। चलिए देखो, यहां लिखा भी हुआ है, सो दैट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन बी अंडरस्टूड विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन, लिख लो।
एम्बिग्यूटी मीन्स कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो जल्दी बताइए व्हाट इज ड्राफ्टिंग। अब ड्राफ्टिंग नाम का सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ड्राफ्टिंग क्या होता है। तो ड्राफ्टिंग क्या है जल्दी बताइए। तो ड्राफ्टिंग का मतलब 2 स्टेप में ड्राफ्टिंग होती है। पहले जिस मैटर के ऊपर ड्राफ्टिंग करनी है उस मैटर से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट कर लेना है और उन सारे इंफॉर्मेशन को आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर प्लेसिंग करना है। क्या करना है? प्लेसिंग करना है। और प्लेसिंग लॉजिकल मैनर में, सिंपल ल्यूसिड स्टाइल में, जिससे कि आपका जो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट हुआ उसको कोई भी आराम से समझ सके विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। तो ड्राफ्टिंग इज द कलेक्शन एंड प्लेसिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ अ मैटर in a logical manner, in a simple lucid style, so that the content of that document can be understood without any ambiguity। मुझे लगता है ड्राफ्टिंग का एक बढ़िया डेफिनेशन तुमको हो गया। तो जल्दी बोलो तो एक बार ड्राफ्टिंग, आंख मूंद के बोलो तो व्हाट इज ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग इज अ कलेक्शन, ये जरूर बोलना। तो ड्राफ्टिंग इज अ कलेक्शन एंड प्लेसिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैटर इन अ लॉजिकल मैनर and in a simple lucid style, so that the content of document can be understood without any ambiguity। ये बात समझ में आई नहीं है? इसके डेफिनेशन में ही बहुत सारे प्रिंसिपल बता दिया है। पहला प्रिंसिपल तो ये कलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन, पूरा इन्फॉर्मेशन। दूसरा उसकी प्लेसिंग करो लॉजिकल मैनर में और सिंपल ल्यूसिड स्टाइल में। ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राफ्टिंग शुड बी कि कोई कंफ्यूजन पढ़ने वाले को होना नहीं चाहिए। आज भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम कहीं भी पढ़ते हैं लेकिन बुक आप ही का लेते हैं। अब मेरा बुक वो क्यों लेते हैं? क्योंकि मेरी बुक की प्लेसिंग बहुत अच्छी है। बोलते हैं ना बच्चे कि यहाँ का नोट्स हमें बहुत पसंद आता है। एक दो बच्चा इधर उधर हो भी जाता है पर नोट्स लास्टली यहीं का लेता है, क्योंकि मैं बोल्ड करता रहता हूँ कहाँ इंपॉर्टेंट है कहाँ नहीं है। मैं प्लेसिंग सही ढंग से करता हूँ, हेडिंग बनाता हूँ, सब हेडिंग बनाता हूँ, तो बच्चे को मालूम रहता है कि कहाँ से हम क्या पढ़ रहे हैं और उसको कोई कन्फ्यूज़न होता नहीं है। तो जितने अच्छे आप ड्राफ्टिंग करेंगे उतना ज़्यादा बच्चा क्लियर ढंग से पढ़ेगा, और जितना घटिया ड्राफ्टिंग करेंगे उतना बच्चे को क्या होता रहेगा? कंफ्यूजन। मैंने बहुत सारे टीचर्स के नोट्स को देखा है, आपने भी देखा होगा यूट्यूब पे, उनको पता ही नहीं चलता है कहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से हेडिंग है, कहाँ सब हेडिंग और कहाँ ABCD पॉइंट। वो सब कुछ मर्ज करके लिख देते हैं, क्योंकि वो मेहनत नहीं करते नोट्स बनाने में। देखा होगा बहुत जगह आपने, उसका हेडिंग शुरू ही नहीं करते वो लोग। हेडिंग भी उसी फॉन्ट में और उसके बारे में लिखा हुआ भी उसी फॉन्ट में, ना काला किया, ना बोल्ड किया, ना उसको हाईलाइट किया। इन सबसे फर्क पड़ता है। दूसरा, बहुत सारे टीचर्स को आपने देखा होगा बुक छोड़ के पढ़ाते हैं। मतलब जैसे मैं बुक पकड़ के पढ़ाता हूँ ना, लाइन बाय लाइन बुक को पकड़े रहता हूँ, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है वो बुक नहीं पढ़ाते, बुक कहीं और रहता है, बच्चा बुक हाथ में लिया हुआ है, वो अपना ही स्लाइड पढ़ाया जा रहा है। एक बात बताओ, बच्चा कैसे कनेक्ट करेगा? जिस दिन वो बुक पढ़ने बैठेगा उस दिन तो उसको कंफ्यूजन हो जाएगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? पता नहीं बुक में क्या पढ़ा रहे हैं और सच में क्या पढ़ा रहे हैं। उनका कोर्स तो जल्दी कंप्लीट हो जाता है लेकिन लाइन बाय लाइन टैली नहीं होता है। अब देखो, ड्राफ्टिंग का जो डेफिनेशन मैंने पढ़ाया और जो तुम्हारे 2 लाइन की बुक में लिखा हुआ, दोनों मैच कर गया पूरा, और ये याद हो गया, और यही चीज तुम एग्जाम में जाके लिख दोगे। इसलिए यहाँ का बच्चा पास भी खूब करता है। और ये सारा का सारा बुक मैंने कहाँ से बनाया? देखो, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन सही होना चाहिए। क्यों? ICSI मॉड्यूल से बनाया। अगर मैं ICSI मॉड्यूल छोड़ कहीं और से बनाऊंगा तो मेरा कलेक्शन ही गलत रहे, और जब कलेक्शन गलत तो प्लेसिंग भी तो गलत ही होगा ना, और जब प्लेसिंग गलत तो ड्राफ्टिंग भी तो गलत ही होगा ना। तो क्या ये दोनों स्टेप इंपॉर्टेंट है? बढ़िया कलेक्शन, बढ़िया प्लेसिंग, याद रहेगा। चलो अब आ जाओ, देखिए बाकी ड्राफ्टिंग के, जब हम ड्राफ्टिंग की बात करते हैं तो बेसिकली हम किसकी ड्राफ्टिंग करते हैं भाई? डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ड्राफ्टिंग का एक सिनोनिमस वर्ड है प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अरे बोलो, ड्राफ्टिंग का एक सिनोनिम्स हो गया प्रिपरेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। चलिए अगला, अब जरा देखिए यहां लिखा हुआ है कि ड्राफ्टिंग होने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में खूब आता है। जैसे जैसे मैं टिक लगाता हूं ना स्पेशल बनाने के लिए, तुम भी ऐसे स्पेशल बनाया करो। ड्राफ्टिंग अगर चाहते हैं कि अच्छा हो तो 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला, लॉ पता होना चाहिए। नंबर 1 लिखो जल्दी, नंबर 1। दूसरा, आपको फैक्ट पता होना चाहिए। और तीसरा, लैंग्वेज का ध्यान रखना है आपको। आप जानते हैं हर लॉ का लैंग्वेज भी अलग अलग होता है। अब जैसे सिक्योरिटी लॉ में ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो कंपनी थोड़ी लिखोगे, वहां इश्योर लिखोगे। कंपनीज एक्ट में ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो क्या लिखोगे? कंपनी लिखोगे। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पहले बताइए आप। अलग अलग लॉ में अलग अलग वर्ड होते हैं। अब तुम इंडियन स्टैंप एक्ट पढ़ रहे हो तो वहां की मैनेजरियल पर्सनल लिखोगे या लिखेंगे ऑफिसर? ऑफिसर की, आप इंडियन स्टैंप एक्ट में क्या लिखा रहता है? ऑफिसर।
वहां की मैनेजरियल पर्सनल का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अलग अलग लॉ के अपने अलग अलग कस्टम है। कस्टम कहां से पता चलेगा? लैंग्वेज से। तो तीन चीज आपको पता होनी चाहिए। पहले बताओ क्या? लॉ। अगर आपको लॉ नहीं पता है तो ड्राफ्टिंग तो पर अच्छा कर जाओगे पर इलीगल ड्राफ्टिंग करोगे। नंबर 2 बोलो क्या पता होना चाहिए? फैक्ट। फैक्ट का मतलब इंफॉर्मेशन, उस ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ सारा इंफॉर्मेशन। और तीसरा लैंग्वेज आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। एकदम आंख मूंद के तीन चीजें बोलो, ड्राफ्टिंग के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? फर्स्ट लॉ, दूसरा, तीसरा लैंग्वेज। यहां लिखो प्री रिक्विजिट्स हैं ये तीन। ये तीनों क्या है? प्री रिक्विजिट्स। चलिए आगे चलें, याद रहेगा तुम लोग को। चलो भाई, ड्राफ्टिंग का एग्जैक्टली कितने तरीके के ड्राफ्टिंग हो सकते हैं? बेसिकली लिखो यहां टाइप्स ऑफ ड्राफ्टिंग। टाइप्स ऑफ ड्राफ्टिंग, टाइप्स ऑफ ड्राफ्टिंग लिखा। तीन तरीके के ड्राफ्टिंग हो सकते हैं। पहला बोलो स्टैच्यूटरी ड्राफ्टिंग, नाम से लग रहा है एक्ट की ड्राफ्टिंग, रूल्स की ड्राफ्टिंग और रेगुलेशंस, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस, ये सब। ये तो स्टैच्यूटरी हो गया, ये सरकार करती है या लेजिस्लेचर करता है। कॉमर्शियल ड्राफ्टिंग, कॉमर्शियल ड्राफ्टिंग में कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट। अच्छा, कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट कौन होता है ये बताओ? जहां आपकी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती हैं। प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व इन टोटल क्या बोल सकते हो? प्रॉपर्टीज। अब देखो जरा, प्रॉपर्टीज में देखिए यहां लिखा है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी या इनसे जुड़ा हुआ कोई राइट। इंटरेस्ट का मतलब राइट। अब देखिए जैसे तुम्हारा लीज, लीज में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है पर प्रॉपर्टी के राइट्स ट्रांसफर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो प्रॉपर्टी जहां इन्वॉल्व हो गया या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ राइट्स जहां इन्वॉल्व हो गया, दैट बिकम्स द कॉमर्शियल ड्राफ्टिंग। हम ज्यादातर कॉमर्शियल ड्राफ्टिंग ही पढ़ेंगे, स्टैच्यूटरी ड्राफ्टिंग हम थोड़ी करेंगे यार। अच्छा, एक्ट, रूल, रेगुलेशन हम लोग बनाएंगे कि वो तो कौन बनाएगा? आईएएस ऑफिसर सब जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है या मंत्रालय में बैठा हुआ है। हम कौन सा ड्राफ्टिंग करेंगे? कॉमर्शियल ड्राफ्टिंग। एक और प्लीडिंग्स, जरा बताओ तो। शुरू में बताया था प्लीडिंग कहां होता है? कोर्ट में। तो ये लो आ गया कोर्ट, कोर्ट या कॉसी जुडिशियल बॉडीज। अब हम लोग सीएस हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? कॉसी जुडिशियल बॉडीज। लिखो, ऑब्लिक करके लिखो कॉसी जुडिशियल बॉडीज। तो थियोरेटिकल चैप्टर है, साथ साथ हम याद ही कर लेंगे, ठीक ना? चलो बोलो जल्दी से, ड्राफ्टिंग कितने तरीके का होता है? पहला बोलो, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो। ठीक, चलिए जो बच्चे डायरेक्ट टू होम पढ़ रहे हैं, जब भी मैं कुछ पूछूं तो आंसर दिया करो यार। आंसर आप देंगे तब मजा आएगा ना पढ़ने में। चलो अब एक आता है कॉन्वेंसिंग। बचपन में पढ़ा होगा तुम लोग कॉन्वेंस। बताओ तो कॉन्वेंस क्या होता है? अरे कॉन्वेंस का मतलब ट्रांसफर होता है, पर ट्रांसफर क्या चीज? हाँ, तो नहीं लिखा हुआ है यहां, याद है एनी प्रॉपर्टी, सिर्फ वही नहीं कि इमूवेबल है ना। बोला बात ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़े थे तो वहां तुम्हें लग रहा था इमूवेबल। कॉन्वेंस मीन्स ट्रांसफर, कॉन्वेंस मीन्स ट्रांसफर। कहीं लिखी तो ना, कॉन्वेंस मीन्स ट्रांसफर। हाँ, ट्रांसफर क्या चीज का भाई? तो प्रॉपर्टी का। तो याद रखना, कॉन्वेंस वो ड्राफ्टिंग है, कॉन्वेंस उस डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग है जहां प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही हो। जहां क्या ट्रांसफर हो रही हो? प्रॉपर्टी। तो चलो मैं तुम लोग से छोटी छोटी बातें पूछता हूं, बताओ जल्दी से। कॉन्वेंस भरा हुआ कि ड्राफ्टिंग भरा हुआ? ड्राफ्टिंग भरा हुआ, यस। क्योंकि ड्राफ्टिंग में तो हर तरीके का ड्राफ्टिंग है, स्टैच्यूटरी ड्राफ्टिंग है, कॉमर्शियल ड्राफ्टिंग है, प्लीडिंग्स है। लेकिन जब कॉन्वेंस की बात करते हो तो ये सिर्फ कॉमर्शियल ड्राफ्टिंग हुआ? नहीं हुआ। ये कौन सा हुआ? ये सिर्फ क्या हुआ? कॉमर्शियल ड्राफ्टिंग हुआ। कॉमर्शियल ड्राफ्टिंग, ये सिर्फ कॉमर्शियल ड्राफ्टिंग हुआ ना। तो ये बात समझ में आ गया। तो कॉन्वेंस उस डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग है जिससे क्या हो रही हो? ट्रांसफर, प्रॉपर्टी। तो देखो यहां लिखा हुआ है वो डीड या डॉक्यूमेंट्स, वो डीड या डॉक्यूमेंट जिससे क्या हो रहा है भाई? प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। तो याद रखना, दैट बिकम्स द ड्राफ्टिंग। में कौन सा ड्राफ्टिंग? कॉन्वेंस। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब देखो लिखा है ड्राफ्टिंग हमेशा वाइडर रहेगा किससे? कॉन्वेंसिंग से। हर कॉन्वेंसिंग ड्राफ्टिंग है, पर हर ड्राफ्टिंग जरूरी नहीं है कि वो क्या हो? कन्वेंसिंग हो। क्यों? अब कन्वेंसिंग करोगे तो भी तो ड्राफ्टिंग करोगे ना, पर ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि कन्वेंसिंग हो, स्टैच्यूटरी भी हो सकता है, वो प्लेडिंग्स भी हो सकता है। तो मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया। चलिए अब ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग के बीच में डिफरेंस बताओ। चलो मेन मेन पॉइंट पर टिक लगाते रहना, एग्जाम टाइम में तुम्हें फायदा मिलेगा। और जैसे जेआईजेएल की बुक में नहीं होता था बचपन में तुम लोग एग्जीक्यूटिव में कि मेरे बुक से क्वेश्चन मैच कर जाता था, ड्राफ्टिंग में भी मैच कर जाता है, ये याद रखना। भगवान की दया से आज तक तो ऐसा ही होता हुआ नजर आया। अब तुम लोगों ने कहीं बहुत बड़ा पाप किया होगा तो कुछ और हो सकता है,
पाप आप तो नहीं किए, वो घोर अपराध घोर पाप ऐसा तो नहीं किया तुम लोगों ने। तो अगर तुम लोगों ने पाप नहीं किया तो हर बार की तरह इस बार भी मैच कर जाना चाहिए, है ना। तो जैसे JIGL मैच करता है ऐसे ड्राफ्टिंग भी मैच करेगा, क्योंकि मैंने काफी कुछ कवर कर रखा है ICSI मॉड्यूल का। आइए, ड्राफ्टिंग के अंदर आप जानते हैं हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये लोग हर जगह एक लाइन लिखता है कि ड्राफ्टिंग इज सिनोनिमस टू प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो सही बात है जब हम ड्राफ्टिंग के लिए तैयार होते हैं तो डॉक्यूमेंट के ड्राफ्टिंग के लिए तो तैयार होते हैं, तैयार होना ही ड्राफ्टिंग है, क्योंकि लिखने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा एक बात बताइए, लिखने में कितना टाइम लगेगा? लिखने से पहले तो सोचने में टाइम लगेगा, प्लेसिंग कैसे करना है, शुरू में क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है, इधर क्या लिखना है, उधर क्या लिखना है, आज सब कुछ मन में बना लिए और लिखना स्टार्ट कर दिए। तो ड्राफ्टिंग कुछ थोड़ी है। तो ड्राफ्टिंग देखा जाए तो ड्राफ्टिंग के लिए तैयार होना है। देखा है, ड्राफ्टिंग इज सिनोनिमस टू प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब जब ड्राफ्टिंग के लिए आप तैयार होते हैं तो वही ड्राफ्टिंग है। क्योंकि ड्राफ्टिंग के लिए तैयार हो गए तो समझो ड्राफ्टिंग हो गया, क्योंकि लिखने में कितना ही टाइम लगने वाला। आइए, कन्वेंसिंग का मतलब जानते हो, ये रेस्ट्रिक्टेड रहेगा कौन से डॉक्यूमेंट पे, ओनली दोज डॉक्यूमेंट। टिक मारो जल्दी, ओनली पे टिक मारना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओनली दोज डॉक्यूमेंट जिससे क्या हो रहा है, बोलो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो क्या है, कन्वेंसिंग में सारे ड्राफ्टिंग आएंगे या ओनली दोज? ओनली दोज जिससे प्रॉपर्टी क्या हो रही हो, ट्रांसफर। आइए, ड्राफ्टिंग वाइडर है, टिक लगाते चलो स्पीड में, मेरे तरफ देख के चलो। और ये क्या है, नैरोअर। ड्राफ्टिंग के अंदर हर डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग होती है, लेकिन कन्वेंसिंग के अंदर सिर्फ कन्वेंस का। और कन्वेंस का डेफिनेशन कहां मिलता है, पढ़ाया था तुम लोग को, है ना। कन्वेंस इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट इज लाइबल टू स्टैम्प ड्यूटी। याद है कि नहीं याद है? चलो सबसे लास्ट में बोलो, सबसे लास्ट बोला है, सेकंड लास्ट है, ये लास्ट ही है। कुछ एग्जांपल बताओ तो ड्राफ्टिंग का। बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ड्राफ्टिंग है पर कन्वेंसिंग नहीं है। एग्जांपल बोलो। देखो ना, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या कन्वेंसिंग है क्या? तो उसके बाद बोलते चलो, सर्विस एग्रीमेंट, रिसीट, ये सब। अच्छा, जब कन्वेंसिंग की बात करोगे तो उसमें तो सिर्फ वही आएगा जहां प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही हो। बोलते चलो, सेल डीड, मॉर्गेज डीड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लीज डीड। लीज डीड में भी तो राइट ट्रांसफर होता है, याद रहेगा तुम लोग को ये डिफरेंस। चलो अब आओ, कॉन्ट्रैक्ट एंड कन्वेंसिंग। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट और कन्वेंसिंग का मतलब देखो भाई, कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो क्या एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट, वो तो ओरल भी हो सकता है। अच्छा, ओरल नहीं हो सकता है, बचपन में पढ़े होगे। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अगर इनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्रिलिमिनरी स्टेज है और उसकी ड्राफ्टिंग सेकेंडरी स्टेज नहीं है ना। तो चलो देखते जाओ, कहीं लिखना चाहो तो लिख भी लेना। कॉन्ट्रैक्ट इज प्रिलिमिनरी स्टेज, लिखो, प्रिलिमिनरी का मतलब पहला, और कन्वेंसिंग मतलब तो ड्राफ्टिंग होता है, और ड्राफ्टिंग इज व्हाट, सेकेंडरी स्टेज। आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे तो उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से जुड़ा हुआ पहले क्या हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा ना। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ओरल हुआ हो। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को ही जब तुम लिखने लगोगे तो दैट बिकम्स अ कन्वेंसिंग। क्या? तो कन्वेंसिंग एक तरीके से क्या है, ये ड्राफ्टिंग है। तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और ड्राफ्टिंग के बीच में डिफरेंस हो गया है, नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? चलो अब देखते चलो एक करके। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई, तो इसका डेफिनेशन, एक एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। बचपन से ही पढ़ रहे हो तुम लोग। 10 कंडीशन होते हैं एनफोर्सिएबल एट लॉ के लिए। जैसे कंसीडरेशन, फ्री कंसेंट, पढ़ा बचपन में? जैसे बचपन से याद आया, सिक्योरिटी लॉ का अमेंडमेंट करवाया था, किया तुम लोगों ने? तुम्हारे प्रोफेशनल का आधा से ज्यादा अमेंडमेंट तो वहीं हो गया। जानते हो कैसे? कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग पूरा हो गया तुम्हारा सिक्योरिटी लॉ में। आज मैं कराने वाला हूं, आज प्रोफेशनल का अमेंडमेंट होगा, तो उसमें देखना मैं बोलूंगा, कम से कम आज ज्वाइन कर लेना, तो आज सब कुछ बता दूंगा कि कहां कहां तुम्हारा क्या क्या हुआ है। ठीक है, आज रात 9 बजे। हाँ, अमेंडमेंट वाले चैनल के ऊपर नहीं, मैं हटा दूंगा, क्योंकि तुम लोग ना बड़े आलस में रहते हो, है ना। ठीक है, आइए, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है विच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब कन्वेंसिंग में तो जानते हो, इट्स द आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग, किस डॉक्यूमेंट का, जिससे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रही हो। चलो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं,
एक तरफ से ऑफर, दूसरे तरफ से एक्सेप्टेंस। पर कन्वेंसिंग में ऐसा कोई भी प्रॉमिस होता नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका होता है। अच्छा, कन्वेंसिंग किस समय प्रॉमिस करोगे तुम, कि पहले कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही तो लिखना स्टार्ट करोगे तुम, तो उस समय ऐसा कोई प्रॉमिस होता नहीं, क्योंकि प्रॉमिस ऑलरेडी हो चुका होता। देखो लिखा ही हुआ है, ये देखो, ऑलरेडी पासेस इन फेवर ऑफ द वेंडी, मतलब प्रॉपर्टी ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, हम तो महत्व एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं लिख के। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? चलो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताओ, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक राइट बन जाता है किसी के फेवर में? यस। और अगर सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो बहुत सारे रेमेडीज हो सकते हैं, कंपनसेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये सब डिफॉल्टिंग पार्टी के खिलाफ हो सकता है, नहीं हो सकता? लेकिन कॉन्वेंस में ऐसा कुछ भी होता नहीं, क्योंकि ये सब ऑलरेडी हो चुका होता है। कॉन्वेंस में तो बस ये है कि आप कॉन्वेंस करके क्या पता थोड़े राइट्स आगे पीछे कर लें उस समय, लेकिन ज्यादातर बातें पहले हो चुकी होती हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कहां से चलता है और कॉन्वेंस जनरली कहां से चलता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से चलता है। चलिए आगे चलें। अब जाके शुरू हो रहा है तुम्हारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग, जो इस चैप्टर का नाम है, मतलब अब जाके स्टार्ट हुआ देखा जाए तो। चलिए अब शुरू करते हैं, आ जाओ। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग एंड कन्वीनियंसिंग, मैंने बोल्ड बोल्ड किया भाई, बड़ा शानदार होता है। तुम एग्जाम के टाइम में बोल्ड बोल्ड भी पढ़ोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। आइए सबसे पहले एक बात बताइए, अगर आप ड्राफ्टिंग करने जा रहे हैं तो दोनों पार्टी से बात करना जरूरी है आपको, और दोनों पार्टी के इंटेंशन जानना जरूरी है। अच्छा, दोनों पार्टी में से एक पार्टी ऐसा इंटेंशन बोला है जो लगता नहीं कि लीगल है। जैसे एक पार्टी बोल रहा है कि तुम लिखो लीज डीड में कि 2 महीने के बाद ये मकान मेरा हो जाएगा। अरे भाई, लीज में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता जिंदगी में, क्योंकि लीज में सारे राइट ट्रांसफर नहीं होते, सिर्फ राइट टू एंजॉय ट्रांसफर होता है। तो हर इंटेंशन को थोड़ी लिखा जा सकता है। तो देखो ये लिखा है, हाउ फार देयर विशेस कैन बी कैरीड आउट विदाउट कॉन्ट्रावेनिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ। अब इसी के लिए तुमको लॉ का पता होना जरूरी है। तो तुम लोग बताता डाफ्टिंग के लिए 3 चीजें चाहिए, लॉ, फैक्ट एंड लैंग्वेज। अब बता, लॉ नहीं पता होगा तुम तो इलीगल ड्राफ्टिंग कर दोगे पकड़ के। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? अगला तो यही लिखा हुआ है, यू मस्ट हैव साउंड नॉलेज ऑफ लॉ। इसलिए देखा हो ड्राफ्टिंग करने वाले सारे लोग क्या होते हैं, लगभग लॉयर्स होते हैं। ये सीएस, सीए, लॉयर्स, ये सब। सीए तो नहीं, खैर लॉयर्स एंड सीएस। आइए, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों पार्टी का नाम, डिस्क्रिप्शन, ये सब आपको पता करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर, पार्टीज टू द सब्जेक्ट मैटर, वही हो गया। पार्टीज टू द सब्जेक्ट मैटर का क्या पता होना चाहिए, नाम, पता, एड्रेस, पेरेंटेज, सुना ये सब। जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो क्या लिखते हैं, नेम, एज, है ना, पेरेंटेज और एड्रेस। तुम चाहो तो लिख लो ऐसे, यहां पे बोलो क्या क्या, नेम, एज, ऐसे हमेशा लिखना, नेम, एज, पेरेंटेज, समझते हो पेरेंटेज, और उसके बाद एड्रेस लिखो, नेम, एज, पेरेंटेज, एड्रेस। ये आपको पता कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बात बताइए, पार्टीज को सही ढंग से डिफाइन नहीं करोगे तो कंफ्यूजन रह जाएगा। सिर्फ लिख दिया मोहन, तो मोहन तो दुनिया में 1 लाख होगा। तो भाई मोहन का एज भी बताओ, पेरेंटेज भी बताओ, एड्रेस भी बताओ। अब ज्यादा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगला, तीसरा, आपको पहले यह भी पता करना पड़ेगा कि जो आपके पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं भी कि नहीं। मालूम चला बड़े मेहनत से ड्राफ्टिंग किया, अब मालूम चला एक पार्टी माइनर था, हो गया ना तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड एब इनिशियो। नहीं याद है तुम लोगों को माइनर के बारे में, है ना? चलिए आगे चलें। अच्छा एक बात बताइए, जब भी आप डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग करें तो सीधा लिखने लगोगे, मतलब सीधा पेन चलाना शुरू कर दिया, या पहले आउटलाइन बनाओगे? पहले आप आउटलाइन बनाइए, उसके बाद जब ड्राफ्टिंग करें तो डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, और हर पैराग्राफ खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। ठीक लगाते चल रहे हो ना? चलो अगला। अच्छा, लास्ट में अगर मान लीजिए तुम्हारा कोई लिस्ट है, लिखो कोई लिस्ट, कोई बहुत बड़ा फॉर्मेट है, तो बीच में डाल दोगे कि लास्ट में डालोगे शेड्यूल एनेक्सचर के नाम से? बोलो, शेड्यूल एनेक्सचर के नाम से कहां डालोगे? लास्ट में। तो जानते हो एक्ट में भी ऐसे होता है, शुरुआत में सेक्शंस होते हैं, लास्ट में क्या होता है, शेड्यूल या एनेक्सचर। अगला, वर्बोसिटी को अवॉइड कीजिए। अब बोलो सर वर्बोसिटी क्या होता है? देखो जल्दी से, वर्बोसिटी का मतलब यूज ऑफ अननेसेसरी सिनोनिम्स। देखिए सीधा सा बात है, जब पॉपुलर वर्ड का इस्तेमाल हो सकता है तो जबरदस्ती सिनोनिम्स क्यों करें? ये तो मुझे लगता है ना लॉ मेकर को बताना चाहिए। अपने यहाँ का जो लॉ मेकर है भारत का, वो तो पॉपुलर वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करता,
अब देखिए एक्सेप्ट लिखने के बजाय लिखेगा सेव एज अदरवाइज। तो बताइए सेव एज अदरवाइज का पॉपुलर मीनिंग क्या है? एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट लिखना चाहिए, लिखना चाहिए उसको, लेकिन पता नहीं लगता है हमारे यहाँ के जो ड्राफ्ट्समैन है ना, जो स्टैचुरी ड्राफ्ट्समैन है, उनको नहीं पता है सब के बारे में। अगला, अननेसेसरी मैटर मत लिखो भाई, जो कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? बेकार का, लिंदी, अनइंटेंजिबल, डिसएग्रीएबल, ये सब हो जाएगा। ठीक है। टेक्निकल वर्ड वो इस्तेमाल करना जिसका क्लियर मीनिंग हो। अनयूजुअल वर्ड मत इस्तेमाल करो, या कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन मत इस्तेमाल करो जिससे क्या हो? कंफ्यूजन हो। चले आगे। चलो अगला, आप हमेशा कौन सा स्टेटमेंट लीजिए? पॉजिटिव, नाइदर नेगेटिव। नेगेटिव मत लीजिए, नेगेटिव नहीं, लेकिन हम देखते हैं अपने लॉ में नेगेटिव ही लिखा रहता है ज्यादातर, शुरू ही करता नो से, नो पर्सन शैल। पता नहीं इन लोग का क्या है, और यहां क्या बताया गया? पॉजिटिव। नो पर्सन शैल से अच्छा है कि द पर्सन शैल नॉट डू द फॉलोइंग, ये थोड़ा ठीक लगता है सुनने में, नो पर्सन शैल। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट इस्तेमाल कीजिए, नेगेटिव बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। अगला, अच्छा अगर कंपनी है पार्टी, तो सबसे पहले इस पर टिक मारो, चाहे एक पार्टी कंपनी है या बोथ द पार्टीज कंपनी है, तो तुमको सबसे पहले ये चेक करना है कि वो एलिजिबल भी हैं या नहीं है। तो एलिजिबल है कि नहीं कहां से पता चलेगा? ऑब्जेक्ट क्लॉज से पता चलेगा। दूसरा, जो पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथराइज किया भी है कि नहीं, ये भी तुमको चेक कर लेना चाहिए। नहीं तो तुम तो पूरा ड्राफ्टिंग कर दोगे, लेकिन मालूम चला लास्ट में क्या होगा? इन सब वजहों से वो हो जाएगा अल्ट्रा वायर्स, हो जाएगा नल एंड वॉइड। तो तुम अल्ट्रा वायर्स थोड़ी करना चाहोगे यार, इतने मेहनत से बनाओगे ड्राफ्टिंग, तुम चाहोगे सब कुछ ठीक रहे। चलिए, कितने प्रिंसिपल्स से ड्राफ्टिंग के पीछे वाले पेज पर? 8। अब 8 में जोड़ दो, लो ये इन एडिशन, तो लिखो 8 प्लस, 8 प्लस कितना है इस पेज पे? कितना है? 8 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? तो 13 प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग हो गए आपके। तो एग्जाम में जब भी आया, अगर मान लो 8-10 मार्क्स का आ गया तो तुम ये 13 लिखना, लेकिन अगर 4 मार्क्स का आया तो 8 लिख के छोड़ देना। क्लियर है? चलो आ जाओ, ये एग्जाम में खूब आता है, फॉलर्स रूल ऑफ ड्राफ्टिंग। टिक लगाओ, किसका रूल है ये? फॉलर्स। टिक लगाओ जैसे मैंने टिक लगाया है। फॉलर एक बड़े लीगल विद्वान थे, लॉ के विद्वान थे, एक बहुत बड़े ड्राफ्ट्समैन थे। तो उसके बाद उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं, उस प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है हमें। ये एग्जाम में खूब आता है फॉलर्स वाला। 5 स्टार रेटिंग दे के रखना। दे दिया 5 स्टार रेटिंग। चलो, इन्होंने एक लाइन बोला था, देखो ये लाइन बोलो, ये लाइन, यूज सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज एंड नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन। का ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो कुछ शायरी जैसा लग नहीं रहा है, ये तो नॉर्मल लग रहा है। और एक्चुअली होता क्या, एग्जाम में ऐसे आएगा, यूज सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज एंड नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन कमेंट। तो इसका मतलब ये लाइन पूछा है, तो इसका मतलब फॉलर के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? फॉलर। और जो भाई फॉलर साहब क्या बोलते थे? पहला बोलो क्या बोलते थे? फैमिलियर वर्ड का इस्तेमाल कीजिए, फार फेचेड वर्ड का इस्तेमाल मत कीजिए। फैमिलियर का मतलब पॉपुलर, फार फेचेड का मतलब जिसके 100 मीनिंग निकले। 100 मीनिंग निकालोगे तो 100 बार कंफ्यूजन होगा क्या? अगला, कंक्रीट वर्ड इस्तेमाल कीजिए, ना कि एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है मालूम है? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का मतलब ऐसे आइडिया जिसका कोई प्रूफ नहीं है, या हवा हवा में रहता है बात। जैसे भगवान को लेके जो बातें हैं, किसी ने भगवान को आज तक देखा ही नहीं दुनिया में, तो ये तो हवा हवाई की बातें, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। क्या कहते हैं उसको? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। आप रियल बात कीजिए। रियल को क्या बोलेंगे? कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो रियल किसी ने देखा नहीं है। ठीक है? कंक्रीट का मतलब लिखो रियल। ठीक। अगला, सिंगल वर्ड इस्तेमाल कीजिए, सिनोनिम्स बेकार का इस्तेमाल मत कीजिए। ये लोग खूब सिनोनिम्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन लॉ मेकर सब मैं देखता हूं इंडिया में तो खूब चलता है सिनोनिम्स, तभी तो लॉ का टीचर उसका हिंदी बताता रहता है बैठ के। अगला, शॉर्ट वर्ड लीजिए, लॉन्ग वर्ड मत लीजिए। सेक्शन वर्ड इस्तेमाल कीजिए, ना कि रोमन। यहां देखिए उल्टा मैं देखता हूं, लॉ में रोमन ही इस्तेमाल करें। ये शेड्यूल जब भी लिखते हैं रोमन से में लिखते हैं। सेक्शन क्या होता है? ये 1 2 3 4 ऐसे, ये हो गया सेक्शन, है ना? और रोमन कौन हो गया? ये
ये हो गया। तो ये बोला कि रोमन्स मत इस्तेमाल करो, क्या इस्तेमाल करो, सेक्शन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अगला, आप कौन सा लाइन यूज कीजिए, एक्टिव ना कि पैसिव। जानते हैं बचपन में पढ़ा होगा वॉइस, तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल कीजिए, एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल कीजिए, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल मत कीजिए। क्या होता है पैसिव वॉइस? जैसे आई विल डू दिस वर्क, ये एक्टिव वॉइस हो गया। दिस वर्क विल बी डन बाय मी, ये क्या हो गया, बच्चों ने पढ़ा होगा। तो पर मुझे लॉ में लगता है उल्टा, ही लोग पैसिव ज्यादा इस्तेमाल करता है। चलिए बिना देखे 6 बोल दो, तो भाई 6 तो बोलना पड़ेगा तुम लोगों को। सिर्फ डूज बता देना, डोंट मत बताओ, डूज बताओ बस। बोलो फैमिली, बोलते चलो बोलते चलो। हाँ, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस होता है ना, एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो तुम लोग वॉइस लिख दो ना यहाँ पे, एक्टिव वॉइस। वैसे बाद में पैसिव वॉइस लिखा ही हुआ है। आगे चलें। चलिए भाई, जब भी एक बात बताओ, डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग करोगे पहले क्या बना लोगे, स्केच। स्केच मतलब आउटलाइन, लिखो आउटलाइन। तो देखो ये ड्राफ्टिंग के समय या बिफोर ड्राफ्टिंग, बिफोर ड्राफ्टिंग। उसके बाद एक स्केलेटन ड्राफ्ट बनाओगे। स्केलेटन ड्राफ्ट का मतलब, अच्छा पहली बार ही सीधा स्टैम्प पेपर पर लिखना स्टार्ट कर दोगे? पहली बार स्टैम्प पेपर पर लिखे ना तो स्टैम्प पेपर भी जाएगा, नहीं जाएगा। पहले तुम्हें कहां लिख लेना चाहिए, कोरे कागज पे, ब्लैक पेज पर लिख लो, और सब कुछ जब ठीक लगे तब उसको उठा के ट्रांसफर करो किसके ऊपर, स्टैम्प। तुम लोग कभी लीगल डॉक्यूमेंट में डील किए हो आज तक? ड्राफ्ट किए हो? क्या ड्राफ्ट किए हो? रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट का एक चैप्टर है, अब तो तुम लोग रेंट एग्रीमेंट आराम से ड्राफ्ट कर लोगे। हाँ अच्छा ये बताओ, जैसे कभी रजिस्ट्री कराने गए हो, कभी गए हो, तो तुम देखना ये वकील होगा, वकील पहले तुम्हारे मोबाइल पर ड्राफ्ट भेजेगा कि देखिए साहब ये इस तरीके का बनने वाला है। हाँ, तो वो पहले तुम्हें ड्राफ्ट भेजेगा ही भेजेगा वो। तुम ड्राफ्ट पे पहले हाँ बोल दोगे, तब उसको स्टैम्प पेपर पे वो ट्रांसफर करेगा। तो इसलिए जो हम लोग को भेजता है वो क्या होता है, स्केलेटन। क्या होता है, स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब ड्राफ्ट, लिखो यहाँ, स्केलेटन का मतलब अभी क्या है, ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट लिखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना चाहिए। सेल्फ अप्रेजल कीजिए कि हमने जो ड्राफ्टिंग की है वो ठीक है या नहीं है। तो तुम लोग अभी जो एग्जाम में लिखोगे या यहाँ लिखोगे, जिसको हम स्पेसिमेन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिमेन। जो स्पेसिमेन होता है वो सब स्केलेटन ही तो होता है। क्या होता है, सब स्केलेटन ही तो होता है कि नहीं? और सेल्फ अप्रेजल मतलब खुद से देखिए कि सब कुछ सही है या नहीं है। जब सब कुछ सही एकदम लगे तभी उसको कहां ट्रांसफर कीजिए, स्टैम्प पेपर पर ट्रांसफर कीजिए, अदरवाइज ट्रांसफर मत कीजिए। चलो अगला। अच्छा कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जहां आपको स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। टिक मारो स्पेशल अटेंशन पे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो। सबसे पहले तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि कोई अगर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन लिख रहे हो, देखो मैं टिक लगाता जाऊंगा किससे किसको जोड़ना है, तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि वो लॉ के अनुसार है या नहीं, कहीं लॉ के खिलाफ तो नहीं। आपको मालूम होगा बहुत सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट लॉ में अलाउड नहीं होती हैं। अब बहुत, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था कि भाई एक पार्टी कह रहा है कि हम किराएदार हैं, उसमें लिखिए कि अगर हम 9 साल रह गए इस बिल्डिंग में तो हम मालिक बन जाएंगे। अरे भाई ये कैसे लिख दूंगा मैं, ये लॉ में अलाउड ही नहीं है। चलो दूसरा और देखते चलो। अगर तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है क्या चीज का, इमोबाइल प्रॉपर्टी का, तो तुमको ये दो इसको ऐसे टिक लगाओ। तो तुम ये चेक करना कि लीगल मोड से ही होना चाहिए। जैसे लीगल मोड क्या हो सकता है, लीज, लाइसेंस, मॉर्गेज, सेल, और बोलो क्या हो सकता है, एक्सचेंज, गिफ्ट। याद है टोपा में पढ़े थे हम लोग बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसफर, बस वही मोड ऑफ ट्रांसफर होने चाहिए। अगर मॉर्गेज है तो 6 तरीके का मॉर्गेज पढ़ाया था, वो 6 में कहीं फॉल करना चाहिए। ऐसे से टिक लगा रहे हो, किसको किससे जोड़ के देख रहे हो। चलो अगला। उसके बाद अगर तुम्हारा कोई केस, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, तो पहले तुमको चेक करना पड़ेगा कि ट्रांसफरर प्रॉपर है या नहीं है। क्या पता ट्रांसफरर के पास खुद ही टाइटल ना हो। टाइटल का मतलब ओनरशिप। आपको याद होगा टोपा में पढ़ा था, ओनली दैट पर्सन कैन ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी हु हैज ओनरशिप। अब ओनरशिप है कि नहीं कैसे पता करोगे, तो ओनरशिप कैसे पता करोगे, जो टाइटल के ऊपर लिखो ओनरशिप। टाइटल का मतलब ओनरशिप। तो बताओ ओनरशिप कैसे पता करोगे, तो ओनरशिप पता करेंगे किससे, इन्वेस्टिगेशन से।
या सर्च से। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन सर्च के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? लॉयर्स, सॉलिसिटर्स का। ये कहां से तुम्हें पता चलेगा? तो रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस, लोकल अथॉरिटी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस का मतलब कौन हो गया? वही रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन एक्ट वाला, है ना। तो रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस तुम लिख दो ना, रजिस्ट्रार ऑफ, या सीधा रजिस्ट्रार, चलो एश्योरेंस भी ठीक है। आप ये समझ गए एश्योरेंस का मतलब, बच्चा घबरा ना जाए, ये सब रजिस्ट्रार है। हाँ, ये क्या है? सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार समझते हैं? जो प्रॉपर्टी को रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं पढ़ा है? ठीक है, वहां से एश्योर हो जाओ कि हाँ ये प्रॉपर्टी उसी की है या नहीं। ठीक, चलिए आगे लिख लिया ये सब रजिस्ट्रार। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए पहली बार ही कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो लाइफ में पहली बार डॉक्यूमेंट बना रहे हो, और डॉक्यूमेंट भी ऐसा है जो बार बार यूज होगा। जैसे कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्टिंग कर रहे हो जो 40 साल तक चलने वाला। तो अब 40 साल तक वो डॉक्यूमेंट चलने वाला, अगर तुमने आज गलती किया तो 40 साल बेचारा भुगतेगा वो लोग। तो क्या एक बार डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने के बाद एक बार आपको एक्सपर्ट से उसको वेट समझते हो? वेट मतलब वो चेक करेंगे, स्क्रूटनी। क्या एक बार उनको आपको दिखाना चाहिए एक्सपर्ट को, है ना। और जब एक्सपर्ट को लगे, जैसे बच्चा सब ही है, जैसे बच्चा सब क्या है, ड्राफ्टिंग पढ़ा, तो उसको जैसे ये बच्चा बोल रहा था कि हम ड्राफ्टिंग ऑफ लीज डीड कर चुके हैं। लीज डीड पता है ना, कि लीज डीड की ड्राफ्टिंग कर चुके हैं। तुम्ही में से कोई बच्चा कभी एफिडेविट बनाएगा पहली बार लाइफ में, तो बहुत बार लोग अपने टीचर को दिखाते हैं कि सर देखिए पहली बार करने जा रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक बार उसको आ गया तो बार बार यूज करता रहेगा उसको। चलो भाई, अब हेडिंग बोलो जल्दी, हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो। क्या बताने जा रहा हूं? डूज एंड डोंट्स। जब भी आप ड्राफ्टिंग करें तो उसके लिए क्या है? कुछ डूज एंड डोंट्स। चाहे ड्राफ्टिंग करें चाहे कॉन्वेंसिंग करें। याद है ड्राफ्टिंग कॉन्वेंसिंग में डिफरेंस है। ऐसे तो वाइडर टर्म ड्राफ्टिंग से ड्राफ्टिंग भी लिख देता तो भी काम चल जाता, क्योंकि ड्राफ्टिंग के अंदर ही क्या आता है? कन्वेंसिंग। आइए डूज देखते हैं। सबसे पहले ये बार बार वही चीज रिपीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा जो हम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं आज। आइए, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसको क्या करो? सिंगल वर्ड में लाओ। तो बताओ तुमको क्या लिखना है? ग्रुप ऑफ वर्ड लिखना है कि सिंगल वर्ड लिखना है? एग्जाम्पल दो तो किसी का। सेव एज अदरवाइज को एक्सेप्ट लिख सकते थे। और बताओ और कुछ। अब तुम ये लिखोगे लंबा चौड़ा कि ये ओवरराइड करेगा, ऐसा। अच्छा, नॉट विस्टैंडिंग, एक वर्ड लिखा, कहानी कंप्लीट। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जगह पे एक वर्ड। ऐसे बचपन में ये इंग्लिश में पढ़ाया जाता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक वर्ड वाला, अनेकों शब्द के एक शब्द, ऐसे करके कोई एक दो एग्जाम्पल दो। हाँ, वन आफ्टर द अदर का मतलब सब्सिक्वेंटली। हाँ, एक के बाद वाले को क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट। चलो ऐसे बहुत सारे हैं। सिंपल वर्ब इस्तेमाल करना भाई, वही जो तुम लोग एग्जाम्पल दे रहे हो सिंपल वर्ब ही है, नहीं है? एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा, तो एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा सब सब्सिक्वेंट है। नहीं बोलते हो फर्स्ट जनरल मीटिंग, उसके बाद जिंदगी भर क्या बोलते हो? सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग। तो सिंपल वर्ब मतलब एक वर्ब बहुत सारे वर्ड्स के लिए। चलो अगला बोलते चलो। राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन मत करो यार, घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं, सीधा बात बोलो, है ना, है ना। सीधा बात बोलिए। तो मतलब ये नहीं कि बहुत बार तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। जो कहानी है वो सीधा बोलिए। तो राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। पर मुझे लगता है आज की दुनिया में लोग राउंड अबाउट ही बात करते हैं। खासकर उल्टा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा ऐसा करते हैं। हाँ, पढ़े लिखे लोग ज्यादा घुमा फिरा के बात करते हैं। जो बेचारा गंवार टाइप का है वो तो सीधे बोल देता है। जो गंवार टाइप का आदमी है, गंवार का मतलब क्या? जो पढ़ा लिखा नहीं, उसी को गंवार बोलते हैं। गाली थोड़ी है। जो पढ़ा लिखा नहीं दैट मीन्स गंवार आदमी। तो कोई गंवार है वो तो सीधे बोल देता है, और सीधा बोल देता है तो भी तो लोग बोलते हैं गंवार है, इसको बोलना नहीं है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो घुमा घुमा के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिगा भिगा के चप्पल मारते हैं वो, है ना। मतलब चप्पल मारेंगे लेकिन भिगा भिगा के मारेंगे। तो लेकिन यहाँ भाई लॉ है ना, ये लीगल ड्राफ्टिंग कर रहे हैं ना, यहाँ ज्यादा घुमाओगे तो कंफ्यूजन होगा। और आज स्टार्ट करते मैंने चैप्टर बोल दिया था, ड्राफ्टिंग का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि सामने वाले को कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, है ना। कंफ्यूजन ना होना ही अच्छी ड्राफ्टिंग मानी जाती है। अगला, अननेसेसरी रिपीटेशन। ये आईसीएसआई मॉड्यूल को समझाना चाहिए, एकदम समझाना चाहिए।
इतना रिपीट करता है वो, कंपनी लॉ के मॉड्यूल में सिक्योरिटी लॉ भी दिए रहेगा और सिक्योरिटी लॉ के मॉड्यूल में कंपनी लॉ भी दिए रहेगा। उसे खुद ही नहीं मालूम है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप कंपनी लॉ पढ़ा रहे हैं तो सीबी लोडर क्यों बीच में डाल दे रहे हो बार बार, जब सीबी लोडर मॉड्यूल सेकंड में पढ़ना ही है तो। अब बच्चा जब मॉड्यूल पढ़ता है तो कितना कंफ्यूज होता है बताओ। तुम लोग तो पास हो गए, लेकिन आज बहुत रह गए होंगे। चलिए, अच्छा सेंटेंस क्या लंबा चौड़ा या शॉर्टर? शॉर्टर सेंटेंस लिखिए, बोलते चल रहा मेरे साथ साथ। अगला, अपने भावनाओं को कम वर्ड्स में रखें, है ना। आज के दुनिया में लोगों के पास टाइम ज्यादा नहीं है कि वो ज्यादा पढ़े या ज्यादा सुने। अगला, एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करो, बता ही दिया था। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल मत करो। राइट वर्ड का इस्तेमाल करो, क्योंकि आज के दुनिया में मैंने देखा, मैं जब तक अपने घर पे रहता था मैंने कभी नहीं सोचा, हम लोग कुछ भी बोलते थे। जब से दिल्ली में मैं आया हूं, बोलने से पहले 4 बार सोचता हूं। यहां के लोग डबल मीनिंग बहुत निकालते हैं। कोई भी लाइन बोल दो क्लास में या इधर उधर, ही हूं होता रहेगा। और हम लोग क्या नेचुरल है, क्योंकि वहां कोई डबल मीनिंग निकालता ही नहीं है। एक चीज मैंने देखा, यहाँ के एनवायरमेंट में ये सब बहुत है, डबल मीनिंग वाली कहानी। और आप अपने गांव चले जाइए या अपने शहर चले जाइए, सेकेंड टियर सिटीज में उतना नहीं है। जैसे मान लीजिए लखनऊ है, पटना है, उतना लोग नहीं समझते। यहाँ के आप कुछ भी बोलो, आइला क्या बोल दिए सर, अरे भाई मैं क्या बोला, मेरा इंटेंशन कुछ और है, तुम समझ रहे हो कुछ और ऐसा ऐसा बात समझता है कि मैं क्या बताऊं, मुझे पता नहीं होता कि किस बात में हंसा है वो। और स्टूडेंट सब तो पता नहीं कहां कहां से वो मीनिंग सब लाता है। तो इसलिए राइट वर्ड का चूज करना यहां बहुत जरूरी है भाई। इधर उधर कुछ बोल दिया तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। अगला, अच्छा जो वर्ड का इस्तेमाल आप कर रहे हैं या वर्ड या सेंटेंस का, उसका मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सुनी सुनाई हुई वर्ड के पीछे मत भागिए, आपको पता होना चाहिए कि आप जो वर्ड लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है। अगला, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये काम तो मैं हमेशा लाइफ में करता हूं, हमेशा जितने भी नोट्स मैं बनाता हूं, नोट्स बनाने के बाद पहले मैं देखता हूं कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मुझे ये समझ में आता कि नहीं, तभी मेरे नोट्स अच्छे बनते हैं भगवान की दया से, है ना। एक बार टेक ओवर चेंज हुआ, जानते हो 90% टीचर्स ने मार्केट में क्या किया, टेक ओवर जो नहीं सेबी के वेबसाइट पर आया, उसका प्रिंट आउट निकाल के दे दिया। आप बताइए कि बच्चा पढ़ पाएगा उसकी जिंदगी में कभी भी, है वो तो बेरक्ट हो गए, सीधा निकाल के दे दिया। मैं 15 दिन लेट हुआ पर प्रॉपर नोट्स बना के दिया। आपने टेक ओवर का नोट्स मॉड्यूल सेकंड में भी थोड़ा देखा होगा, कितना बढ़िया लास्ट में डिफेंस स्ट्रैटेजीज है, आराम आराम से लेके चला हूं मैं। तो पहले भाई आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप समझ जाएंगे लीगल वर्ड, लेकिन बच्चा तो नहीं समझेगा ना, बच्चा को तो उसका सिनोनिम्स चाहिए। आपने देखा बहुत बार आईसीएस के मॉड्यूल में देखो टफ वर्ड होता है, मैं उसको इजी में बदल देता हूं, बहुत बार मैं इजी में बदलता हूं। मुझे मालूम है कि रीडर जो है वो बच्चा है, स्टूडेंट है, उसको थोड़ी पता है ये बड़े बड़े वर्ड्स। तो ये बहुत जरूरी है कि पहले अपने आप को रीडर की जगह पे रखिए और अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए कि अगर आप स्टूडेंट होते तो आपको ये नोट समझ में आता या नहीं, या आपको ये ड्राफ्टिंग समझ में आता या नहीं। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ा डूज है। अब आइए डोंट, एक तो ये आईसीएसआई का बुक है, मैं तो आईसीएसआई मॉड्यूल से बनाता हूँ नोट्स, और नोट्स में तुम देखो ऐसा ऐसा डोंट लिखा है जो खुद में डोंट है। अब देखो कैसे इन्होंने लिखा है कि यूज ऑफ वर्ड्स का जिसका सेम साउंड निकले उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। एग्जाम्पल में देखिए क्या दिया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कहां से सेम साउंड आता है भाई, एकदम नहीं आता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कहां से सेम साउंड आ रहा है, ये आईसीएसआई मॉड्यूल है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम्पल देख रहे हो कैसा दिया, मतलब एग्जाम्पल देते समय मुझे आईसीएसआई को समझाना पड़ेगा कि साहब ये आपके लिए डोंट था कि ऐसा काम मत किया करो। अभी आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देगा यहाँ पे, आपको लगेगा सर ये मतलब पचा नहीं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सेम साउंड कहाँ आ रहा है। हाँ कुछ जगह सच में सेम साउंड आता है, बताओ तो कहीं और कोई एग्जाम्पल जहां सेम साउंड आता है। हाँ WRIT राइट और RIGHT राइट सेम आता है लगभग। KNOW नो और NO नो, ये सब समझ में आता था। ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कौन हिसाब से लिखा है वही जानता होगा भाई, हमें छोड़ो, हमें एग्जाम्पल में जाना ही नहीं है, एग्जाम्पल में जाके और कंफ्यूज होंगे। इधर ही ठीक है, सेम साउंड वाला वर्ड अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि आप जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हर बार वो पढ़ा नहीं, मतलब हर बार उसको लोग पढ़ते नहीं है, मतलब देखते नहीं है, बहुत बार सिर्फ सुनते भी हैं। अब सुनो, कंपनी सेक्रेटरी एजीएम में नोटिस पढ़ रहा है तो सबके हाथ में नोटिस तो नहीं है,
तो वो बोला KNOW बोला नो, और उधर वाला समझ गया NO बोला नो। अब आप क्या करोगे तुम? तो इससे अच्छा है कि ऐसे वर्ड्स की जगह पे इसका कोई सिनोनिम्स आता होगा वो इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। नहीं समझे आप? चलिए अगला बोलो। उसके बाद आप अगर क्लॉज को रेफर कर रहे हैं तो मोटा मोटा लिखिए, जैसे कैसे लिखते हैं, इन क्लॉज 2 अबव। अब उसमें लिखो क्लॉज 2 के लाइन नंबर 4 में जाइए, अभी कुछ ज्यादा हो जाएगा, कभी किसी का लाइन आगे पीछे खिसक गया तो मुश्किल नहीं हो जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पे रेफर कीजिए। रेफर हमेशा कैसे करना चाहिए? मोटे। तुम लोग को भी हमेशा नहीं समझाता हूं मैं, एग्जाम में अगर तुमको सब सेक्शन याद नहीं हो रहा तो सिर्फ सेक्शन लिख लो, मोटे मोटे तौर पे लिखोगे गलत नहीं होगा। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करोगे कंफ्यूजन हो सकता है। अगला, नेगेटिव इन सक्सेसिव, मतलब बाद में नेगेटिव, पहला नेगेटिव के बाद दूसरा नेगेटिव, यहां लिखो दूसरा नेगेटिव। अरे सक्सेसिव मतलब दूसरा ही नेगेटिव हुआ ना। तो सुनो, शुरू से तुम नो किए थे, अब बाद में जाके अनलेस कर दिए, तो जानते हो ये पॉजिटिव हो जाएगा दोनों कट के। नहीं समझ में आया? हाँ यस, पहले नेगेटिव के बाद दूसरा नेगेटिव इस्तेमाल बड़े सोच के करना, क्योंकि पहले नेगेटिव के बाद दूसरा नेगेटिव क्या बना देगा उसको? पॉजिटिव। नहीं समझ में आया? चलिए अगला, मीठा खाने के बाद तुरंत खट्टा या तीखा नहीं खाना चाहिए। क्यों? पेट में गैस बना देगा। वही वाली बात यहां पर है ना, कि अगर एक बार नेगेटिव इस्तेमाल कर लिया तो फिर से नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे तो मामला बिगड़ सकता है। तो बड़ा सोच समझ, सच में अगर आपका इंटेंशन ही नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाना है तो 2 बार नेगेटिव लिख के पॉजिटिव बना दो, लेकिन तुम्हारा मन नेगेटिव का ही सिर्फ था तो तुमको बाद में फिर से नेगेटिव नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि दोनों नेगेटिव करके क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। अगला, अच्छा कुछ जगहों पे आपको कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए, देखो यहां लिखा है, आपको ऐसे वर्ड सबका इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए, है ना। उल्टा आप लोग को कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए? ये लेस देन नहीं होता है, लेस देन ₹10, उसी को बहुत बार नॉट एक्सीडिंग ₹10 भी बोल देते हैं। तो नॉट एक्सीडिंग फिर भी समझ में आता है कि इससे बढ़ना नहीं चाहिए, तो समझो 10 भी कवर अप है। और लेस देन वाले में बहुत बार कंफ्यूजन में लोग आ जाते हैं कि 10 है कि नहीं। चलिए अगला, अगला बोलो। आपने 2 पोजीशन को हैपन कराना है, विदाउट ईच अदर भी और साथ में भी, तो वहां पे वर्ड क्या, सिर्फ आइदर सफिशिएंट होगा या आइदर और बोथ? क्योंकि तुमको दोनों चलाना है ना, तुम अकेले अकेले भी चलाना चाहते हो और साथ साथ में भी चलाना चाहते हो, तो सिर्फ आइदर से काम थोड़ी चलेगा। आइदर से तो पता चलता है कि एक ही होगा, अरे आइदर तो ऑप्शनल हो गया ना, और आइदर और बोथ लिख देंगे तो दोनों हो गया। कभी हम अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। आगे कुछ मिस्टेक्स हमेशा ऐसी होती हैं इन सब वर्ड में, एंड और में खूब होता है सच में। जहां एंड लिखना चाहिए वहां और लिख देते हैं, जहां और लिखना चाहिए वहां क्या लिख देते हैं? एंड। पर इंटरप्रिटेशन तो बहुत भयंकर चेंज हो जाता है। याद है एंड और का बहुत बड़ा फर्क है। अगला, एनी और नाउ। अब एनी और नाउ में क्या होता है भाई, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ है कि नहीं। अगला, नो एंड नाउ, अपॉइंटेड एंड अप्लाइड, प्रेजेंट एंड पास्ट। अब ये सब कुछ एग्जाम्पल ही दे रहा है जहां पे लिखते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। चलो हेडिंग बोलो। अरे चैप्टर खत्म भी हो गया क्या? देखो आज हमने टारगेट लिया था और देखो खत्म कर लिया ना हमने। तो मेरा टारगेट रहता है मैं वो अपना खत्म कर लेता हूँ, चाहे मैं 5 मिनट लेट भी आऊँ तो मैं अपना खत्म करके जाऊंगा, क्योंकि मैं उधर का टाइम बढ़ा के रखा हुआ है ना। आपने समझे, मेरी अगली क्लास एग्जीक्यूटिव में कितने बजे होती है? 11। तो मैंने यहाँ का टाइम मान लो 8:30 से 10 रखा है। अगर मैं लेट भी हुआ तो भी मैं 10:30 तक चला जाऊंगा, 10:20 तक चला जाऊंगा, 10:25 तक चला जाऊंगा, 10:30 तक चलाऊंगा, 10:40 तक भी जा सकता हूं मैं। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से अपना कोर्स कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, तुम लोगों ने सीआर की बुक ले ली ना, हार्ड बुक ले लो, जल्दी लो, अब कल से तो है ना, कल से तो स्टार्ट है फेस टू फेस क्लास, है कि नहीं। ड्राफ्टिंग की मिल गई, ले लिया ठीक है, चलो शुरू करें। हाँ जी, हेडिंग बोलो। हेडिंग, गाइडलाइंस फॉर यूज ऑफ पार्टिकुलर वर्ड्स। अगर कोई आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या फ्रेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए ना ध्यान रखिएगा आप। एक्चुअली होता क्या है इस दुनिया में कि किसी भी वर्ड का एक ही मीनिंग हो और किसी भी फ्रेज का एक ही मीनिंग हो, ऐसा होता नहीं है। देखो यहां लिखा ना, देयर कैन नॉट बी एनी क्लियर एंड कट रूल, है ना, कि एक वर्ड का यही मीनिंग होगा या एक फ्रेज का यही मीनिंग होगा। बहुत बार चीजें बदल जाती हैं, तो इसलिए बोला कि आप काफी कॉशियस रहो वर्ड का इस्तेमाल करते हुए।
यही वर्ड कंपनी लॉ में कुछ और मतलब रखता है, यही वर्ड सिक्योरिटी लॉ में कुछ और मतलब रखता है। अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल, कंपनी लॉ में बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सिक्योरिटी लॉ में बोर्ड का मतलब सेबी है, और इंसॉल्वेंसी लॉ में आईबीबीआई है। अब क्या कहोगे, तीन जगह बोर्ड है, तीनों जगह अलग अलग है। एनसीएलटी के आने से पहले बोर्ड लिखा हुआ था तो कंपनी लॉ बोर्ड था, क्या कहेंगे आप, है ना। सिका लॉ था, वहां बोर्ड बोलेंगे तो बाइफर था। तो सुनिए यहां इन लोगों ने क्या बोला है, थोड़ा डिक्शनरी का भी इस्तेमाल कीजिए। अगर जनरल वर्ड है तो ऑर्डिनरी डिक्शनरी, मतलब नॉर्मल डिक्शनरी, जैसे एग्जांपल बोलो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, बोलो कौन अगला, वेबस्टर, और कोई भी अदर स्टैंडर्ड डिक्शनरी को आपको देखना चाहिए। अच्छा, लेकिन लीगल टर्म है तो क्या ऑर्डिनरी डिक्शनरी उठाओगे या लीगल डिक्शनरी? जैसे अब तुम लोग बोलते जाओ भाई डिक्शनरी का नाम बोलो, बहुत सारा डिक्शनरी है, पूरा बोलो, बहुत सारा है, बहुत सारा है, बहुत सारे डिक्शनरी का नाम तो है। देखो एक तो ये हो गया, और अदर डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लॉ जो इन लोगों ने लिखा है, इन लोग के भी डिक्शनरी है ना। इंडिया में बताइए तो कौन है, इस क्वाइट सफिशिएंट है, आपका काम बन जाएगा इससे, है ना। है तुम लोग के पास ये सब डिक्शनरी? वाह वाह क्या बात है ना। चलिए आगे अगला। अच्छा एक बात बताइए, मीनिंग में कौन सा मीनिंग लोगे हमेशा? तुम लोग को याद होगा एक बचपन में हमने पढ़ा था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू, उसमें इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, है ना। और उससे भी पहले था आपका जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन और अदर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, याद है ये सब पढ़े थे। उसमें एक कंटेम्परेनिया वाला था कि कहा जाता है लॉ में कोई वर्ड अगर इस्तेमाल हुआ हो तो वो लॉ का वर्ड उस समय, जिस समय लॉ लिखा गया था उस समय क्या मतलब था उसके हिसाब से लेते हैं। तो इसका मतलब उस समय जिस समय वो लिखा गया था उस समय के करंट इन्वायरमेंट से वर्ड उठाता है। तो यहां पे वही लिखा है, जैसे आज के दिन, आज आप लॉ लिख रहे हो या आज आप डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग कर रहे हो, तो आज उस वर्ड का क्या मीनिंग है उस हिसाब से आप ड्राफ्टिंग करेंगे। अगला, अगर कोई केस लॉ हुआ है तो आप केस का भी जिक्र करेंगे। अगला, टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब आपको उसकी पूरी मीनिंग पता हो, अदरवाइज नहीं। उसके बाद मैंने बोल ही दिया, उन्हीं वर्ड उन्हीं फ्रेजेस का चॉइस करो, चॉइस का मतलब चूज करो जिससे इंटेंशन सही मायने में, रियल सेंस में, कौन सेंस में, रियल सेंस में पता चले, मतलब जो एग्जीक्यूटर कहना चाहता है वही पता चले, उसका कोई और मीनिंग ना निकले। अगला, बाकी याद देखिए मैंने बताया था पुराने जो भी लीगल एक्सपर्ट हैं उनके जितने वर्क हो चुके हैं उसका आप रेफरेंस लीजिए। क्या लीजिए? रेफरेंस। अगर पुराने अच्छे लीगल एक्सपर्ट का रेफरेंस लेंगे तो आपका भी ड्राफ्टिंग अच्छा ही होगा, बुरा थोड़ी होगा। अरे अच्छे लोगों के कदमों पे चलेंगे तो अच्छे ही तो चलेंगे, बुरे लोगों के कदमों पे चलेंगे तो बुरे बनेंगे, वही वाली बात है। तो ये कुछ था आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग जो हो गया KHATAM। अब जब हम अगली क्लास में आएंगे तो क्या पढ़ेंगे? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग सेकंड। जरा देखो तो इसमें तो अब डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग शुरू हो गई, देख रहे हो, देख लो 3 पार्ट में कह रहा है डिवाइड होगा, ये देखो यहां लिखा ना, ये सारा का सारा ये है ना, नॉन ऑपरेटिव पार्ट, ऑपरेटिव पार्ट, फॉर्मल पार्ट। तो ये अगला जो चैप्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तुम्हें 2 पढ़ के आना पड़ेगा, इंडियन स्टैम्प एक्ट पूरा पढ़ के आना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन एक्ट पूरा पढ़ के आना पड़ेगा। चाहिए वीडियो लेक्चर मैं डलवा दूं तुम्हारे गूगल ड्राइव पे? बोलो कौन कौन सा चैप्टर? इंडियन स्टैम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये दोनों मैं तुम्हारे किस पर डलवा देता हूं? गूगल ड्राइव पे। ये एग्जीक्यूटिव वाला है, इस दोनों को घर में पढ़ के आना चूंकि जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? ये 2 चैप्टर का नाम मैंने दिया है, इंडियन स्टैम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट, इनके गूगल ड्राइव पे डलवा दो। इंडियन स्टैम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन, देखो और कोई तो नहीं है, देखो तो 2 ही है ना, तो ये 2 इनके डलवा दो, ये एडवांस और नॉलेज में है, ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, इंडियन स्टैम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट। अच्छा क्यों पूछते हैं? ड्राफ्टिंग करोगे तो जिस डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग करोगे उसका रजिस्ट्री होगा, और डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग करोगे तो लीगल ड्राफ्टिंग करोगे, इंस्ट्रूमेंट की ड्राफ्टिंग करोगे स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। इसलिए ये दोनों का दोनों चैप्टर कौन कौन? इंडियन स्टैम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट पूरा पढ़ के आना अगली क्लास में। पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसके बाद ही पढ़ाना स्टार्ट करूंगा,
मुझे लग रहा है अगले चैप्टर को भी देखिए कि शायद एक दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा है। नहीं नहीं, तो ये तो रजिस्ट्रेशन एक्ट और इंडियन स्टैम्प एक्ट तो एडवांस नॉलेज है ना। हाँ, ये तो एडवांस नॉलेज ऐसे ही दे दिया है मैंने, और मैंने जानबूझ के डाल दिया। पहले पुराने बैचेज में क्या करता था, बच्चों को बोल देता था पढ़ के आना, कोई पढ़ के आता ही नहीं था, तो मैंने क्या किया, जानबूझ के इस बार बुक में ही डाल दिया, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। कर लेंगे, है ना, आराम से कर लेंगे। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इंडियन स्टैम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट, डायरेक्ट सिंपल सीधा पूछता है। जानते हो क्या पूछता है? बताओ कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। जीआईजीआर डिट्टो, आप देख लीजिएगा उठा के। इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसको हल्के में किसी भी हालत में मत लेना, अगली क्लास में वो दोनों चैप्टर करके ही आना, समझे? ठीक, तो ड्राफ्टिंग तो एकदम बढ़िया स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब अब कल से क्या होगा? सीआर।